नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और लगातार मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट टॉपिक वाइज करेंगे, और भी आपके अगर कोई दोस्त वगैरह हैं तो उन्हें भी आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपके घर में ऐसे कोई लोग जिन्हें हिस्ट्री बोर लगती है या वो हिस्ट्री को थोड़ा जिसको कहें बेकार सब्जेक्ट समझते हैं, उन्हें भी ज़रूर बताइए। मैं कहानियों में ज़रूर उन्हें हिस्ट्री से लगाव करवा दूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। चलिए तो हम बैक टू लेक्चर वापस आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत में हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था वो हमने किया था भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और उससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। देखिए, बंगाल में गवर्नर जनरल आने का सिलसिला शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही वो कानून था जिसके अंतर्गत भारत के अंदर कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। परंतु देखिए, ये बात तो ठीक है कि अंग्रेज़ों ने शुरुआत में जो है बंगाल के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया, बट धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता का विस्तार भी किया। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने मराठों को हराया, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराया, सिख साम्राज्य के ऊपर भी उन्होंने अपना कब्जा किया, भारत की देशी रियासतों के साथ उन्होंने जो है सहायक संधियाँ करी और वहाँ पर भी जो है अपना प्रभुत्व कायम किया। तो ऐसी स्थिति में अब अंग्रेज सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थे, वो बंगाल से बाहर निकल चुके थे। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वोच्च पद है उसका नाम और उसका काम दोनों ही बंगाल के लिए नहीं थे, जब वो पूरे भारत के लिए थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि अब जब जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आकार बढ़ता गया, रेवेन्यू बढ़ता गया, वैसे वैसे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी, उन्होंने भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के अंदर कंपनी के काम थे उन्हें अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिर्फ चाय के व्यापार और चीन से आने वाली वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए ही सीमित कर दिया गया था। बाकी के सारे जो व्यापारिक चीज़ें थी, उनके काम थे, आयात निर्यात से संबंधित कार्य थे, वो सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिए थे। धीरे धीरे देखिए क्या हुआ कि अब जब भारत में कंपनी के कार्यों का दायरा बढ़ता गया, यानी कि पूरा अब सिर्फ बंगाल नहीं पूरा भारत हो गया, तो एक नए कानून की ज़रूरत पड़ी। और ये नया कानून आया 1833 में। 1833 का ही वो चार्टर एक्ट जो है वो पहला कानून था जिसमें अब बंगाल का गवर्नर जनरल शब्द बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। हालांकि देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो 1828 से लेके 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। और जब वो 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? भारत का गवर्नर जनरल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे कि ये बंगाल का तो आखिरी गवर्नर जनरल था, जबकि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, है ना। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी है। भारत का तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और ये बंगाल का क्या था? बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था। ठीक है। देखिए, इसके शासनकाल का जो सबसे बड़ा काम था वो था राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित करना। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और ये ब्रह्म समाज का जो सबसे बड़ा योगदान था वो योगदान था भारत के अंदर, और दैट मोमेंट उस समय पर्टिकुलरली बंगाल के अंदर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाना और कानूनी प्रतिबंध लगवाना। बाकायदा सरकार ने सती प्रथा को एक कानून बनाकर गैर कानूनी घोषित किया था। और इसके लिए विलियम बेंटिक ने जो है बाकायदा राजा राम मोहन राय का सहयोग किया। विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है उसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। तो भारत में शिक्षा के सुधार भी जो है वो किसके काल में हुए? विलियम बेंटिक के काल में। आपने वो मैकाले का नाम सुना होगा, जिसने मैकाले कोड या मैकाले शिक्षा पद्धति का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, वो भी विलियम बेंटिक के काल में ही आया था। ठीक है। देखिए, विलियम बेंटिक से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। 1803 में विलियम बेंटिक जो है ये मद्रास का गवर्नर था। मैंने आपको एक वेल्योर विद्रोह के बारे में बताया था, जो कि एक सैनिक विद्रोह था
वेल्लोर के अंदर जो था, जो भारतीय और हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, उनको उनके धार्मिक चिन्ह पहनने से मना किया था। उस समय मद्रास का गवर्नर यही था, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझे कि उस समय से जो है, अपने पुराने दिनों से ही जो है, ये जो भी धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास वगैरह जो है, ये उनके विपक्ष में था, ये उनको नहीं मानता था, ठीक है। विलियम बेंटिक जो है वो चाहता था कि भारत के अंदर जो भी पश्चिम से नए नए आविष्कार हैं, खोजें हैं, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे, ताकि भारतीय जो हैं हमारे व्यापार को, रेवेन्यू को बढ़ाने में हमारा सहयोग कर सके। यही कारण था कि जब भारत में पहला मेडिकल कॉलेज खुला कलकत्ता में, तो इसकी स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है? इसकी स्थापना का श्रेय विलियम बेंटिक को ही जाता है। इसने भारतीयों की प्रतिभा को पहचाना, और राजा राम मोहन राय का भी मैं इसमें सहयोग कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है वो भारतीय जो है वो अंग्रेज़ी सीखने लगे और ग्रेजुएट होने लगे। तो विलियम बेंटिक ने भी जो है भारतीयों को उत्तरदायी पदों के ऊपर नियुक्त किया। साथ ही साथ देखिए, मैंने अभी आपसे जैसा जिक्र किया था, मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू करते हुए इसने अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाया। हालांकि इसके लिए देखिए राजा राम मोहन राय जो हैं वो प्रयास कर ही रहे थे कि भाई आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करिए। उन्होंने बंगाल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो मैकाले की ही सिफारिशें जो थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों को अगर हमें हमारे साथ जोड़ना है तो इनको अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा देनी होगी, बजाय ये जो इनके ट्रेडिशनल वे हैं, गुरुकुल वगैरह हैं, हमें अंग्रेज़ी स्कूलों की स्थापना करनी होगी। तो मैकाले के इन विचारों को मानते हुए इन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया। बेंटिक ने ठगी प्रथा आपने सुना होगा, ये ऑलमोस्ट पूरे मध्य भारत में, उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये ठग जो हैं ये व्यापारिक कारवाओं को और लोगों को लूट लिया करते थे और उनकी हत्याएं भी कर दिया करते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, ठीक है। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश चला रहे थे, तो ये ब्रिटिशों के लिए चुनौती था कि एक ऐसी भी कम्युनिटी है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लगातार चुनौती देती है, कभी लूटपाट कर लेती है, कभी उनकी हत्या कर देती है। तो ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति, ये भी जो है किसके समय में की गई थी? ये विलियम बेंटिक ने ही की थी। तो विलियम बेंटिक जो है वो 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक, इसको यार आप ज़रूर याद रखोगे, चार्ल्स मेटकॉफ को। देखो, चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है, जो पुराने वो वेलेजली के टाइम से भारतीय प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगी हुई आ रही थी उसे ख़त्म किया था, है ना। तो इस पर जो सेंसरशिप ख़त्म करने के लिए ही इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लेते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता आप किसे कहेंगे? चार्ल्स मेटकॉफ को। फिर देखिए अगले जो आए, इनका ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर कार्यकाल नहीं रहा मेटकॉफ का। अगले जो आए वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय की प्रमुख घटना है भारत अफगानिस्तान युद्ध। पहला, भारत अफगानिस्तान नहीं कहेंगे, इसको अपन अंग्रेज़ अफगान युद्ध कहेंगे। इसको भी थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। एक्चुअली अगर आप ये समय देखिए ढंग से, तो ये 1839 से लेकर 42 के बीच में लड़ा गया है। एक्चुअली इस समय रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी 1837 में। रणजीत सिंह का जो पंजाब राज्य था उसकी सीमाएं ठेठ काबुल घाटी से टकराती थी। अब जब रणजीत सिंह नहीं थे तो वैसे ही उनके घर में गृह क्लेश चल रहा था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको लेकर खड़क सिंह और शेर सिंह के मध्य लगातार विवाद था। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया कि पंजाब को तो अभी नहीं छेड़ते, बट पंजाब के आगे जो अफगानिस्तान है, जो कि मध्य एशिया में जाने की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। परंतु वहाँ पर अफगान के अमीर शाह शुजा का शासन था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कई झगड़े में उन्होंने पार्ट लिया, और इसी में ये पहला अफगानिस्तान का जो युद्ध लड़ा गया, ये 1839 से 42 के बीच में लड़ा गया। साथ ही साथ जो पुरानी ग्रांड ट्रंक रोड थी, जो बिल्कुल पूरे भारत को चीरते हुए जाती थी कलकत्ता से दिल्ली तक, उसकी भी इसने ऑकलैंड ने मदद करवाई। और ये देखिए लास्ट में आ भी गया है, कंपनी और राणा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि इसके काल में है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। एक्चुअली रणजीत सिंह के शासनकाल में ही जो है, रणजीत सिंह ने अपने पूरे शासनकाल में अपनी जो
पश्चिमी सीमाएं थी उनको अफगानिस्तान से बचाए रखा, और इनके जो कमांडर थे हरि सिंह नलवा वगैरह, उन्होंने तो आप समझिए कि सिखों का साम्राज्य ठेठ अफगानिस्तान तक फैला दिया था। कंधार, काबुल, ये सब सिखों की टेरिटरी में आ गए थे। तो अफगानिस्तान के लोग बहुत भय खाते थे रणजीत सिंह से और हरि सिंह नलवा से, है ना। बट क्या है कि जब जीवन के अंतिम दिनों में इस तरफ अंग्रेज भी आ गए थे, उधर से अफगान और सिखों की भी लगातार झड़पें हो रही थी, तो सीमा विवादों को सुलझाने के लिए पहले 1836 में जब रणजीत सिंह जिंदा थे तब इन्होंने पेशकश करी कि इन्होंने अंग्रेजों ने कि हम आपकी संधि करवा देते। वो संधि हुई भी 36 के अंदर, परंतु फिर क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई रणजीत सिंह की 1837 में। तब अंग्रेजों ने देखा अब ये सही मौका है, रणजीत सिंह है नहीं, अब वो संधि का भी कोई मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 1809 की अमृतसर की जो संधि थी, मैंने आपको बताया था, उसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेज सतलुज नदी से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सतलुज नदी के आगे क्या है, पंजाब का साम्राज्य है। परंतु अफगानिस्तान और सिखों के मध्य जो शत्रुता थी, अंग्रेज़ों ने उसमें सोचा कि क्यों ना हम इसमें भी अपना एक इनपुट दे देते हैं ताकि हम सिखों के बहुत ज़्यादा क्लोज आ सकें। ये हमेशा से इनकी नीति नहीं थी कि किसी भी राज्य में सबसे पहले अपनी सेना को या अपने किसी दूत को वहाँ पे रखवा दो और उसके बाद उनसे धीरे धीरे वहाँ कोई षड्यंत्र किया जाए, ऐसा ये करते रहते थे। तो ये भी एक है कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य एक त्रिदलीय संधि हुई थी। ये ज़्यादा खास नहीं है वैसे ये फैक्ट जो है ये काम आता है आप जब एमए वगैरह करोगे हिस्ट्री में, तब ये फैक्ट वहाँ काम आता है। अदरवाइज नॉर्मल हम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं वहाँ कोई काम का नहीं। फिर देखिए लॉर्ड एलनबरो जो है ये 1842 से 44 तक शासन रहा, हमारे यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसके शासनकाल में अब देखिए सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध देखो किसका पार्ट था, सिंध था पंजाब साम्राज्य का पार्ट। रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, अंग्रेज अब वापस जो है सिखों के साम्राज्य के अंदर घुस चुके हैं और अपनी कूटनीति के बल पे उन्होंने सिंध को अपने प्रांत में मिला गया और सरदार जो सिख थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनके समय में देखिए दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। ये दास प्रथा के बारे में मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया था, वापस बता देता हूँ। ये दास प्रथा क्या था कि देखिए उस समय भारत के अंदर खास करके राजपूताना में विवाह के समय पर जो है पुत्री को जब अपने ससुराल भेजते थे तो उसके साथ दास दासियाँ भेजने की परंपरा थी, जिसके अंतर्गत क्या है कि दास खरीदे और बेचे जाते थे। पर इन दासों का जो है जीवन कुछ नहीं होता था और जीवन भर इनका शोषण होता था। तो इसके लिए बाकायदा राजपूताना के अंदर भी जागरूकता फैलाई गई और बाकायदा लॉर्ड एलनबरो के समय तो दास प्रथा को गैर कानूनी ही घोषित किया गया। ठीक है। और लॉर्ड एलनबरो को काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा गया। देखो ये क्या चीज़ है, अकर्मण्यता बेसिकली कुछ नहीं करना पर बहुत कुछ कर देना। इसका मतलब क्या है, लॉर्ड एलनबरो का एक सिंपल सा एक फंडा था कि मैं ज़्यादा जो है वो राज्यों के जो आंतरिक काम हैं या उनको ऊपर हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जो हमारे पास जितना राज्य है अगर हम उसी को संभाल लेंगे, उसी को चला लेंगे तो हमारे लिए बहुत है ना। तो वो कुशलता से बिना किसी इंटरफेयर के अपने राज्य को चलाना चाहता था, है ना। तो ये कुशल अकर्मण्यता के मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई कुछ नहीं, अकर्मण्यता का मतलब है जो कर्म नहीं करता है ना, पर उसके बाद भी वो कुशल था, यानी कि बहुत एफिशिएंट था। तो लॉर्ड एलनबरो के काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहा जाता है। फिर देखिए लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848, ये एलनबरो के जस्ट उलट था। इस व्यक्ति ने जो है ये किया कि भाई हम अगर किसी राज्य के ऊपर कब्जा करने में सक्षम है तो हमें कर लेना चाहिए, हम क्यों रुके। तो इसके समय ही जो है आप देखिए तो 1845 और 46 के मध्य प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ और कश्मीर को उन्होंने सिखों से छीन लिया। और इसी के काल में कश्मीर को जो है वो गुलाब सिंह डोगरा को, जो कि सिखों रणजीत सिंह का प्रधानमंत्री था, उसको अंग्रेज़ों ने बेच दिया। साथ ही साथ सिखों का जो एक रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था दिलीप सिंह, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया कि तुम राजा होंगे, पर ये ज़्यादा समय तक चला नहीं। 1848 में फिर से दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ और इसमें सिख बुरी तरह से हार गए और पूरे के पूरे पंजाब पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। लॉर्ड हार्डिंग का आप ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि इसने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। फिर देखिए आता है लॉर्ड डलहौजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के गवर्नर जनरलों में।
इस व्यक्ति के समय में बहुत उठापटक हुई, बहुत सारे काम हुए। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहला तो काम हुआ द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध। अभी हम बात कर ही रहे थे, जब तक लॉर्ड डलहौजी आया तो इसका जो प्रीवियस था लॉर्ड हार्डिंग, वो ऑलरेडी एग्रेसिवनेस की नीति पर था कि ठीक है, उसने कहा था कि भाई अगर हम किसी राज्य पे कब्जा कर सकते तो हमें कर लेना चाहिए, हमें अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, हमें बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने उसी की नीति को आगे बढ़ाया। आते ही इसने सबसे पहले क्या काम किया, इसने देखा कि यार सिख जो हैं उनका साम्राज्य बिल्कुल जर्जर हो चुका है, अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें तो हम पूरी तरह से पंजाब के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और यही हुआ। प्रथम सिख युद्ध के अंदर तो इन्होंने क्या है कि दलीप सिंह को मान लिया था कि तुम इसके सिख साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो और तुम्हें हमें ये पार्ट देने पड़ेंगे, कश्मीर का पार्ट देना पड़ेगा। पर द्वितीय युद्ध के अंदर तो इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया और दलीप सिंह को निर्वासित कर दिया। ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। दलीप सिंह और उनकी जो माता थी जिंद कौर, उनको आप समझिए पंजाब राज्य से निष्कासित कर दिया, यूरोप भेज दिया। फिर देखिए, हाँ, इसी के काल में जो है रणजीत सिंह को जो है ये कोहिनूर हीरा जो है अफगानियों से मिला था, ठीक है। और जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है इसी समय लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त किया महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से, और कहाँ भेज दिया, क्वीन जो उस समय की जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनके पास भेज दिया गया। इसी के काल में जो है अंग्रेज जो है बर्मा तक भी पहुंच गए, म्यांमार, ठीक है। देखो, म्यांमार वैसे तो अगर भारत की मुख्य भूमि से देखें तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, पर बीच में पहाड़ वगैरह आ जाए तो बहुत दुर्गम है और अंग्रेजों की सेना मजबूत थी। तो इन्होंने क्या किया, बर्मा का जो पूरा राज्य था, लोअर बर्मा जो निचला बर्मा राज्य था, उसे भी जो ब्रिटिश भारत है उसके अंदर मिला लिया। बाद में बर्मा को जो है 1935-36 में अलग किया गया है भारत से, अदरवाइज ये बर्मा जो है ये भी ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। सिक्किम एक रियासत थी, सिक्किम के ऊपर भी जो है डलहौजी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, ये आरोप लगा के कि सिक्किम ने जो है वो ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करी। तो ये डलहौजी की सामान्य नीति ही रही थी कि भाई जितना हो सके भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार किया जाए, और इसी सत्ता के लालच ने जो है गोद निषेध की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जन्म दिया, है ना। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या जो मैं बोल रहा हूँ गोद निषेध की नीति, इसको पूरे भारत के अंदर लागू किया, जिसके अंदर इसने दो बातें करी। इसने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा भारतीय रियासत या राज्य जिसका राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है, उसके कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं होती है, तो फिर वो राज्य किसी भी अपने रिश्तेदार को या किसी अन्य को गोद नहीं ले सकेगा। दूसरा, अगर अंग्रेजी सत्ता को ये लगता है कि कोई राज्य जो है वो शासन ठीक से नहीं चला रहा है, वहाँ पे कुशासन है, तो फिर अंग्रेजी शासन जो है उसे अपने साम्राज्य में मिला सकता है। बहुत ही आप समझिए कि ये भारतीय राजाओं के आत्मसम्मान पे चोट करने वाली नीति थी, पर डलहौजी ने इसे कठोरता से लागू किया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बालाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और कई सारी रियासतों को जो है, छोटी छोटी रियासतों को ये निगल गए। सबसे ज़्यादा जो है अवध के साथ हुआ, जब अवध के नवाब पे कुशासन का आरोप लगाकर उसे पद से हटा दिया गया और उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, और इन्हीं की विधवा जो है बाद में बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था। तो देखिए, ये व्यक्तिगत सिद्धांत जो है इसे 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है, बहुत बड़ा कारण माना जाता है, कि जिसकी वजह से राजा रजवाड़ों के हित जब प्रभावित होने लगे तब उन्होंने रजिस्ट करना ही उचित समझा। एक संथाल विद्रोह जो है ये एक आदिवासी विद्रोह था, एक इनके लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे पूरा। ये आदिवासी और जो विद्रोह हमारे यहाँ पे हुए उनके ऊपर हम एक पूरा लेक्चर करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि संथाल विद्रोह जो है ये 1856 में हुआ था। फिर देखिए, इसने और भी बहुत सारे सुधार किए, जैसे शिक्षा संबंधी सुधार में इसने वुड डिस्पैच नीति को लागू किया। देखो यार, वुड डिस्पैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने क्या किया कि एक नीति बनाई, शिक्षा की नीति, जिन्हें वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है ना। ये बहुत लंबा चौड़ा अनुच्छेद था,
और 1854 में इसे लाया गया था, जिसमें उन्होंने सिफारिशें करी थी कि भारत के अंदर शिक्षा का ढांचा कैसा होना चाहिए। इसके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने सिफारिश करी कि सरकार जो है पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, इनका प्रचार प्रसार करेगी। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा जो है वो भारत में देगी। उच्च शिक्षा का माध्यम यहाँ पे अंग्रेजी ही होगा। साथ ही साथ जो है जो लोकल लैंग्वेज है, देशी भाषाएं हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए। और बिल्कुल छोटे स्तर पर, जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर होता है, उसमें आप प्राथमिक पाठशालाएं भी स्थापित करिए, है ना, जो कि देशी भाषाओं पर आधारित होगी। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए आप प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करिए और महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दीजिए। और साथ ही साथ जो आपके जो बड़े बड़े प्रांत है, वहाँ पे आपको एक एक यूनिवर्सिटी स्थापित करनी चाहिए। जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, उधर आप उस तरफ जाओगे जो नया प्रांत था, पंजाब, यहाँ पर आप जाएंगे और नए विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जिसमें आप खास करके प्रेसिडेंसी स्तर पर तो 3 बड़े विश्वविद्यालय बनाएंगे। बाकी जो दूसरे प्रांत हैं वो इनके अंडर में रहकर विश्वविद्यालय के कोर्स चलाएंगे। ये 3 बड़े प्रेसिडेंसी कॉलेज होंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये वुड डिस्पैच नीति थी जो शिक्षा संबंधी सुधार थे, और ये डलहौजी के काल में ही आए थे। ठीक है, डलहौजी के समय में देखिए जो भारत में है पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में ये पहली ट्रेन चली थी। इसी के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ और भारत में डाक टिकट भी इसी के समय शुरू हुआ। भारत में पहली बार सिविल सर्विस डिपार्टमेंट, लोक सेवा विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी। ये जो आज आप यूपीएससी देखते हैं या स्टेट पीसीएस देखते हैं, इनका सबसे पहले शुरुआत एक प्रॉपर एग्जाम कमीशन के रूप में ये डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। और टेलीग्राम या जो तार की सेवा होती है ना, पहले जाते थे तार देते थे, वो टेलीग्राम बोलते थे जिसको, वो सेवा भी जो है वो इसी के शासनकाल में आई थी। एक्चुअली देखो इसका एक कारण और भी था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एनालिसिस अगर अपन इसका करें तो देखो इस समय क्या था कि अंग्रेज जो हैं इनके बड़े बड़े उपनिवेशों में भारत से भी बड़ा उपनिवेश था उत्तरी अमेरिका का, है ना। उत्तरी अमेरिका क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया। उसके बाद जो है ब्रिटेन की जो मिलें थी, खासकर सूती वस्त्र की मिलें, उन्हें कच्चा माल चाहिए था। नहीं, अगर कच्चा माल आएगा तो बर्बादी हो जाएगी ज़बरदस्त। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को अपने एक कच्चे माल के उसके रूप में विकसित किया, सेंटर के रूप में। तो आप अभी अपन जो जितना भी कह रहे हैं ना, अंग्रेजों ने भारत का इतना शोषण किया क्यों, क्या कारण था कि यहाँ से कच्चा माल ले जा के अपने देश के वहाँ कर रहे थे और वहाँ से आयातित माल ला रहे थे। एक्चुअली क्या है, इसका कारण है यूरोप का औद्योगिकीकरण, और खासकर ब्रिटेन में उन्होंने क्या किया, अपने जो ट्रेडिशनल खेती बाड़ी पशुपालन जो है उसको छोड़कर मशीन आधारित उद्योग लगाए। और ये मशीन आधारित उद्योगों ने, आप समझिए कि वहाँ यूरोपीय व्यापारियों के मन में लालच ला दिया, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन कर पाते थे, और ज़्यादा उत्पादन का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट, पर उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए ना। अब अमेरिका से कच्चा माल नहीं आ रहा है तो भारत से लाएंगे। अब भारत से कच्चा माल लाना है तो जितना हो सके, पहली बात तो शोषण करो, दूसरा टेक्नोलॉजी लेके आओ। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना ही तेज़ी से माल का जो है इधर से उधर जो है आयात निर्यात संभव हो पाएगा, चाहे वो कच्चे माल का आयात करना हो भारत से या तैयार माल का निर्यात करना हो। इसके लिए आप देखिए तो ट्रेनों की ज़रूरत थी, इसके लिए बड़े बड़े जहाज़ों की ज़रूरत थी, इन्फॉर्मेशन को जल्दी से इधर से उधर पहुंचाने के लिए आपको टेलीग्राम की ज़रूरत थी या पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत थी। यही कारण था, इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो भारत में अडॉप्ट किया, और पश्चिम के अंदर जो भी खोजें होती थी वो बहुत जल्दी भारत में पहुंच जाया करती थी, है ना। ये इसका कारण मुख्य रहा। और इसी के ये अभी अपन ने कर लिया सिविल सेवा वाला, तो सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता परीक्षा थी वो भी पहली बार इसी के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो देखिए ये था लॉर्ड डलहौजी, है ना, ये हैं भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी की जो ये नीतियाँ थी, इसी के कारण जो है वो बाद में भारत जो है उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया, जो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को और ध्यान से सुनिए। कोई कमेंट है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है।
धन्यवाद।